आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान के मॉडल सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको विज्ञान का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक मॉडल सेट को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए सर आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ सामान्य निर्देश, जो कि आपका सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी है और सेट 3 में भी दिया गया है। तो वही चीज यहाँ पर सेट 4 में भी है। तो यहाँ पर ये जो भी होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से हम लोग हमारा जो आगे का जो कहानी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। देखिए जो हमारा विभवांतर और जो विद्युत धारा होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है V बराबर RI। अगर आप लोग इतना छोटा भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए जो हमारा ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V जो होता है, उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होती है। जहाँ चालक का जो ताप होता है वह समान रहना चाहिए। मतलब इसको लिखेंगे कि V जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा I के, और ये वाला जो इसी को बोला जाता है समानुपाती। जब ये हटता है तो यहाँ पर बराबर आता है तो RI हो जाता है। तो V बराबर RI, और यही होता है इन दोनों के बीच का रिलेशन यानी कि संबंध। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो बस आपको ऐसे लिखना, तो R बराबर VI लिख सकते हैं। जहाँ R क्या है, तो R को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध बोलेंगे, इसको प्रतिरोध बोलिएगा। जहाँ R को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। एक्चुअल में समानुपाती नियतांक है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन लटका हुआ है, क्या है देखिए कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो चलिए 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय होता है। विद्युत धारा को इंग्लिश से I बोलते हैं, आवेश को Q बोलते हैं, समय T यानी कि टाइम यानी कि T लिखते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q बटा T हो जाएगा। अगर Q बराबर 1C यानी कि 1 कूलम ले और टाइम बराबर 1S यानी कि 1 सेकंड ले, तो I बराबर हो जाएगा 1C अपन 1S। इसको लिखेंगे 1CS। यहाँ पर देखिए S हमारा कहाँ है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो S के माथा में -1। और ये जो C S के माथा में -1 है, इसी को बोला जाता है एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का माने क्या हो गया कि अतः अगर किसी चालक से होकर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो परिपथ में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। बात क्लियर? माने क्या हुआ कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसी को बोला जाता है 1 एम्पियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटा A। ठीक है, देखिए ऊपर में भी R है और ऊपर में भी हमारा L, दोनों मतलब ऊपर में ही है। R भी ऊपर में ही है और L भी हमारा ऊपर में ही है। इसका माने होता है ये समानुपाती है, क्योंकि R और L का जो मतलब कॉम्बिनेशन होता है वो समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर L बढ़ेगा ना तो R भी बढ़ेगा, और अगर L घटेगा तो R भी घटेगा। ये चीज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग तार का जो मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी मतलब क्या होगा, साथ ही साथ बढ़ते जाएगा। तार का मान, अगर तार का जो लंबाई होगा अगर उसको घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी मतलब घटते जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन और यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, R जो होता है वो समानुपाती होता है L का। ऐसे करके भी आप बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा होता है ना R बराबर क्या होता है रो L बटा A। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रो होता है ना, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है। जो एक कांस्टेंट होता है, देखिए कांस्टेंट उतना जल्दी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रतिरोधकता वाला में कि चालक का जो प्रतिरोधकता होता है, लंबाई बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई घटाइए बढ़ाइए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? वही मैंने लिख दिया कि चालक का जो प्रतिरोधकता होता है पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति, ठीक है,
और तापमान पर निर्भर करता है। देखिए आकृति और आकार में इससे कोई लेना देना नहीं है, आकृति जैसे भी रहे, आकार जैसे भी रहे, लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकृति और तापमान पर वो निर्भर करेगा। माना अलग अलग चीज के लिए, जैसे लोहे का अलग होगा, ठीक है, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा, तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होगा और तापमान पर ये डिपेंड करेगा। जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोधकता घट बढ़ सकता है, ठीक है। चालक की जो प्रतिरोधकता होता है लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज आपको यहां से सीखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि अमलगम किसे कहा जाता है। अमलगम माने क्या हो गया कि जब किसी मिश्र धातु में एक तो पारद यानी कि पारा यानी कि Hg हो तो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, जब हम लोग कुछ मतलब 2-3 धातुओं को मतलब उनके निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो मिलता है उसी को मिश्र धातु बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर एक तत्व हमारा अगर पारद यानी कि पारा यानी कि Hg हो तो उसी को अमलगम बोलेंगे। क्लियर हो गया, मतलब उस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे, अमलगम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इथिन का आणविक सूत्र C2H4 दिया गया है। इसमें कौन कौन से सहसंयोजक आबंध होते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जैसे ये होता है इथिन का स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, तो कुल मिलाकर 6 ठो होता है क्या, सहसंयोजी बंधन। ये तो बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन कार्बन में क्या है, द्विबंध है और बाद बाकी हर एक जगह पर क्या है, एकल बंध है, ठीक है। तो इथिन में दोनों C परमाणु के बीच एक द्विबंधन बनता है, देख लीजिए, एवं प्रत्येक C परमाणु H परमाणु के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। मैंने लिख दिया। और इथिन में 6 सहसंयोजी बंधन होते हैं, ऐसे लिख दीजिए, आपका काम बन गया। आगे देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो जीवों में जो विभिन्नता पाए जाते हैं उनका लाभ क्या है। इसमें जीवों का पहचान किया जाता है। अब एक ही टाइप का रहेगा मान के चलिए, ठीक है। जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे कौन लड़का है कौन लड़की है, हम लोग बता देते हैं, और अगर एक ही टाइप का होता तो बता सकते थे, नहीं बता सकते। जैसे आप भेड़िया कौन वाला हो जाएगा, बाघ कौन वाला होगा, आप एकदम आराम से बता सकते हैं। गाय कौन तो है, बकरी कौन तो है, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इनका जो रूप होता है रूप में विभिन्नता पाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इससे पता चलता है कि कोई जीव किस समूह से है, ठीक है, कोई जीव किस समूह से है। इस चीज को हमको, ये जो चीज है ये हमें कहां से पता चलता है, जो जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का नियम निम्नलिखित है, ठीक है, या फिर लाभ लिखिएगा, का लाभ निम्नलिखित है, लाभ लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा सर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है लाभ, लाभ, ठीक है, यहाँ पर लाभ लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से 2 चीज को लिख दीजिए, आपका काम बन गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। देखिए समवृत्ति अंग क्या होता है, तो बात को समझिए कि प्राणियों के शरीर में वे अंग जिनके कार्यों में तो समानता होती है पर उत्पत्ति और मूल रचना में अंतर होता है। देखिए काम एक टाइप का होगा, ठीक है, कार्यों में समानता मतलब कार्य एक जैसे होंगे, लेकिन उत्पत्ति का अगर बात किया जाए या फिर उनका अगर स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का बात किया जाए तो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे देखिए कीट का पंख जो होता है या फिर चिड़िया का जो पंख होता है, दोनों का पंख है, दोनों का काम क्या होता है, उड़ने का होता है। कीट भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर या फिर उत्पत्ति देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। इसी को बोला जाता है समवृत्ति अंग, ठीक है। ऐसे अंग अलग अलग जीवधारियों में देखे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। देखिए पर्यावरण मित्र माने क्या होता है, जैसे कि वह पदार्थ जो जैव निम्नकरणीय होते हैं पर्यावरण मित्र कहलाता है। जैसे कि कागज के ठोंगे हो गए, सूती एवं ऊनी वस्त्र हो गया इत्यादि, ठीक है। तो देखिए मैं प्लास्टिक के बजाय कागज के ठोंगे का अधिकतर उपयोग करता हूं। इससे पता चलता है कि मेरा जो व्यवहार है यह पर्यावरण मित्र का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज करता हूं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वह क्या होता है, अजैव निम्नकरणीय है, अजैव है, लेकिन यहाँ पर ये जो है क्या है, जैव निम्नकरणीय है, यही बात हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो चलिए पहले परिभाषित करते हैं प्रतिरोध को। तो देखिए प्रतिरोध माने क्या होता है, जैसे प्रतिरोध माने रोकेगा, ठीक है, रोकेगा, किसको रोकेगा, धारा को, विद्युत धारा को। जो विद्युत धारा को रोकता है उसी को बोला जाता है प्रतिरोध। बस सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है कि चालक की वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं, यानी कि आर द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, कुछ ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सब ओम, ठीक है।
ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना है, यह भी ओम होता है लेकिन ये दूसरा ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। क्लियर हो गया, नोट डाउन करते चलिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि तुल्य प्रतिरोध। देखिए आप इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। सबको श्रेणी में जोड़िए, सबको पासर में जोड़िए, एक को श्रेणी में जोड़िए, 2 को पासर में जोड़िए, 2 को पासर में जोड़िए, 1 को श्रेणी में जोड़िए, आपका मर्जी, आपका कलम, आपका कॉपी, आपका सब कुछ, जैसे जोड़ना है। लेकिन यहां पर आंसर जो लाना है, एक में लाना है 1 ओम और दूसरा में लाना है 11 ओम। आपको जैसे जोड़ना है जोड़िए, लेकिन आपको जो आंसर लाना पड़ेगा इतना और इतना लाना पड़ेगा। तो देखिए 1 ओम का जब हमें प्रतिरोध चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया और जब पार्श्व क्रम में हमने जोड़ा तो हमें आंसर 1 ओम मिला। देख लीजिए R1 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। सूत्र होता है पार्श्व क्रम वाला 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो 1/R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, R3 का मान 6 है। बिठा दिया, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 2 का पारा में 3 बार में तो 3 हो गया, 3 का पारा में 2 बार में 2 हो गया, 6 का पारा में 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6/6, 6 1 6, 6 1 6, 1/R बराबर 1 मिला, यानी R का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए जो हमारे बी नंबर वाला है, बी नंबर 11 ओम लाना है। आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए सबको, आपका 11 ओम आ जाएगा। तो R बराबर होता है R1 + R2 + R3 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो R1 2, R2 3, R3 6, तो 2 3 5 और 6 11 ओम। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको बनाने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें थोड़ा आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। और अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर 2 मिनट 3 मिनट में बताइए, तो ये नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे दिया है। वहां पर भी मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा पुराना वीडियो है, आप लोग जाइए वहां पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पर मतलब हर एक चीज को क्लियर करा दिया है कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसी प्रकार का काहे होता है, हर एक चीज को बताया। आप लोग जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो इसका आंसर जो होने वाला है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए पहला बात अगर क्या जाए, संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है। लेकिन आप याद करिए, ये आप कौन सी पढ़ रही हैं, आप टर्म 2 का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, टर्म 2 का पढ़ रहे हैं। और टर्म 2 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है ही नहीं। टर्म 2 का जो सिलेबस है उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो संयोजन और ये जो प्रतिस्थापन वाला है ना, यहाँ पर ये आपका किस चीज का है, तो ये आपका कार्बन चैप्टर का है, ये आपका कार्बन चैप्टर का है। और जब कार्बन चैप्टर का रहेगा तो हम लोग जो भी यहाँ पर डेफिनेशन होगा उसका जो हम लोग देने वाले हैं डेफिनेशन, ठीक है, तो कार्बन चैप्टर से ही रिलेट करके देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या दिया है, जैसे कि जो संयोजन वाला हो गया, ठीक है, ये हमारा संयोजन हो गया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मैंने डेफिनेशन कैसे दिया है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक किसी तत्व या यौगिक से अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कार्बनिक यौगिक लगा दिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे में हो गया Na, C यानी कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक हो गया, तो Na + C + N करेंगे तो NaCN बनेगा, जो कि हमारा 1 हो गया। फिर यहाँ पर प्रतिस्थापन दिया गया है, तो चलिए प्रतिस्थापन वाला भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो गुण होता है केवल एल्केन में ही पाया जाता है। जैसे देखिए CH4 + Cl2 सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो एक 2H हट जाता है, यानी CH3Cl हो जाता है और एक H यहाँ पर HCl बना लेता है, ठीक है। जैसे देखिए इसको आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये Cl2 हो गया, Cl2 में हमारे 2 Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर एक H यहाँ से हटता है, एक Cl यहाँ पर घुसता है, तो यहाँ पर उस प्रकार से हो गया। और ये जो H2 मतलब हट गया था ना, इस Cl के साथ बनाकर मिलकर HCl बना देता है। क्लियर हो गया। तो प्रतिस्थापन में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना, नोट डाउन कर लीजिए। और ये वाला पिक्चर आपको नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये मेरा पहले का नोट्स था, उसी से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो इसको आपको नहीं बनाना है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर क्या है, तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि खाद्य जाल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। देखिए एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड चेन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है,
फूड वेव है। और यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना, देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है, एक आहार जाल है, एक आहार जाल है। और ये सब जो होता है ये एक आहार श्रृंखला है जिसको हम लोग बोलेंगे फूड चेन बोलेंगे। तो परितंत्र में कोई भी आहार श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती है। इसमें एक आहार श्रृंखला के जीव दूसरे आहार श्रृंखला के जीवों को खा जाती है और इस प्रकार एक जाल जैसा संरचना बनती है। इसे आहार जाल कहते हैं, मतलब एक जाल टाइप का बनेगा। देखिए कैसे बना है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन किसको खा रहा है। देखिए जैसे ये सेवाल टाइप का जो मतलब रहता नहीं है, मैंने आपका जो जैसे कि जो तालाब रहता है, तालाब में इस प्रकार घास जो रहता है, ठीक है। तो ये घास को देखिए ये मतलब कोई भी मतलब कीड़ा मकोड़ा जो खाता है, इस कीड़ा मकोड़ा को मछली खा जाता है, ठीक है। इस मछली को बागुला खा जाता है, इस बागुला को अगर मिलेगा तो बाघ खा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है, बात समझ सकते हैं। या फिर देखिए जैसे कि ये जो है ना, ये वाला जो मछली है, इस मछली को देखिए छोटा छोटा मछली होता है, मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को ये गिद्ध खा जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर बहुत तरह के कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक आहार जाल बनाना है आपको, तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो इस सब लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का जो अपघटन नहीं हो पाता है जिससे वे भूमि और जल संसाधनों को दूषित करते हैं, वो एक खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। इनके कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा एवं वायु जहरीली हो जाएगी। क्या हो रही है, ठीक है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीवाश्म क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीवाश्म को ही देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी के सतहों या चट्टानों के परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। देखिए एक्चुअल में जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे मूवी भी है डायनासोर का, तो डायनासोर आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन डायनासोर का क्या पाया गया, मतलब कुछ पाया गया, जैसे कि कहीं पत्थर में पाया गया, कहीं चट्टानों में पाया गया, तो वही सबसे पता चला कि नहीं भाई डायनासोर था। तो वही सब जो चीज होता है उसको जीवाश्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या किया, विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो देखिए यह क्या दर्शाते हैं, तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई, ये चीज बताते हैं। ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के हैं, वो तो अन्य लक्षण पक्षियों के हैं। यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुए हैं। बात समझ में आ रहा है। फॉसिल पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका विद्युत जनरेटर, जिसको हम लोग विद्युत जनित्र भी बोलते हैं, विद्युत जनित्र। और इसका जो आंसर होने वाला है, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ही पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक परिपथ का यहाँ पर एक आरेख बना हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका R1 है और यहाँ पर आपका R2 है और दोनों एक ही लाइन में है। इसका मतलब ये R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है। देखिए R1 का मान यहाँ पर दे दिया गया है 4 ओम, ठीक है, और R2 का मान दे दिया गया है 20 ओम। और यहाँ पर एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट का है और यहाँ पर जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो ए नंबर में निकालना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर आप लोग देखेंगे तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए R1 है 4 ओम और R2 है 20 ओम। तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2, यानी 4 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा, जो कि देख लीजिए। क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर बी नंबर में जो दिया गया है, बी नंबर में है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यहाँ पर आपको निकालना है। देखिए आर यहाँ पर अभी हमारे 24 आया, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 24 आ गया, ठीक है। तो ये आर का मान हो गया, तो आर हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। और भी यहाँ पर हमारे कितना 6 वोल्ट का बैटरी है, तो 6 लिख दिया मैंने। और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि भी बराबर आर आई होता है, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर। तो आई बराबर देखिए भी का मान कितना है 6 है, तो 6 बिठा दिया। आर का मान कितना है, आर का मान 24, तो 24 रख दिया। तो 6 के 6 चौके 24, यानी कि 1/4। और 1/4 को अगर हम लोग काटेंगे तो 0.25 आएगा, जिसके देख लीजिए यहाँ पर मैंने भागा देकर लिख दिया ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई का मान भी हमने निकाल दिया। बी नंबर हो गया। अब हम लोग सी नंबर को बनाते हैं। तो देखिए
ये जो सी नंबर है क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। ये जो आपका R1 है यहाँ से आपका I1 प्रभावित हो रहा है, ये जो आपका R2 है यहाँ से आपका I2 प्रभावित हो रहा है। देखिए V का मान यहाँ पर दिया गया है 6 वोल्ट है, मैंने लिख दिया। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 20 ओम। तो R1 से जो प्रवाहित जो विद्युत धारा हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा, V बटा R1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। उसी प्रकार से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1 हो जाएगा। I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बटा R2 हो जाएगा। तो I1 बराबर हो गया V बटा R1, तो V का मान है 6 और R1 का मान है 4। तो यहाँ पर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 और दूसरे 4 यानी 3/2। 3/2 यानी क्या, 1.5 एम्पियर। I2 बराबर V बटा R2, V का मान 6, R2 का मान 10। तो काट देंगे तो द्वितीय 6, 2 दाएं 20 यानी 3/10 और इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो 0.3 एम्पियर आएगा इसका आंसर। तो 16 नंबर यहाँ पर हमारा इसी प्रकार से बनाना है। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। देखिए आपको कैसे लिखना है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि जो समझाइए उसको मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। ठीक है, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। जब साबुन को जल में डालते हैं तो इसके प्रत्येक अणु से 2 सिराओं का निर्माण होता है। एक होता है जलरागी सिरा और एक होता है जल विरागी सिरा। जो जलरागी सिरा होता है उसमें आयनिक भाग होता है और जो जल विरागी सिरा होता है उसमें हाइड्रोकार्बन भाग होता है। ठीक है, इस समय इनका जलरागी सिरा जल के अंदर होता है जबकि जल विरागी सिरा का पूंछ बाहर की ओर होता है, जिससे मिसेल संरचना का निर्माण होता है। मिसेल के रूप में साबुन कपड़े को स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आगे देखिए सर, आगे आपका क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन है, ए नंबर बी नंबर। ए नंबर में कि स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। तो स्पीसीज माने हो गया कि जीवों का ऐसा समूह जिसमें अंत प्रजनन की क्षमता पाई जाती है उसे स्पीसीज कहते हैं। और बी नंबर में कि वह कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उपयोगी और आवश्यक विभिन्नता, भौगोलिक रूप से समष्टियों का अलग थलग होना, विलग हुई समष्टियों में प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। ठीक है सर, यही आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी 2 है, एक है ए एक है बी। तो ए नंबर में जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में आपको अंतर बताना है। तो एक साइड में हमने जैव निम्नकरणीय लिख दिया है और एक साइड में अजैव निम्नकरणीय लिख दिया है। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कि ये अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें क्या है कि हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। मतलब इसको हम लोग जो हानि नहीं पहुंचाएगा वैसे पदार्थ में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। माना अगर इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो इससे हमारा प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, जैसे DT हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण भी होगा और ये कभी सड़ता भी नहीं है। 2 नंबर में कि ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। और ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते, मतलब कभी सड़ते नहीं है। ठीक है सर, बी नंबर वाला देख लीजिए। बी नंबर है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय। जो अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नकरणीय, जो अपघटित नहीं होते वह अजैव निम्नकरणीय। वही लिख दिया कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ जैविक परिक्रमों यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा से क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं। वे जीवाणुओं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न एंजाइमों की सहायता से समय के साथ अपने आप अपघटित होकर पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। परंतु अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते। अपनी संश्लिष्ट रचना के कारण उनके बंध दृढ़तापूर्वक आपस में जुड़े रहते हैं और एंजाइम उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। बस सही बात है सर कि मतलब कुछ पदार्थ यहाँ पर जैव निम्नकरणीय है और कुछ पदार्थ अजैव निम्नकरणीय है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया और बहुत ही जल्द सेट 5 आएगा। आज ही आपका सेट 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो बचेगा, जितना भी सेट बचा हुआ है हर एक को बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है। तो खैर जो भी अपडेट मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी मॉडल पेपर आगे आने वाला है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।